দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। ठीक है, देखो आज हम लोग जो है पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। तो पार्टनरशिप ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो अगर थोड़ा हम लोग लेना चाहे पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया। देखो सबसे पहले जो बिजनेस का कंसेप्ट था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। गुड मॉर्निंग परवेज। गुड मॉर्निंग मैम। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब इंडिविजुअली बिजनेस करना, इंडिविजुअली। अच्छा, इसके बाद जो है पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप का कंसेप्ट आ रहा है? क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या, अकेले अकेले बिजनेस करना। ठीक है, तो अकेले बिजनेस करने से देखो ह्यूमन रिसोर्स भी कम होता है, क्योंकि एक अकेला इंसान को ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जैसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा कहाँ से जुगाड़ हो, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल जो भी मतलब जरूरत है। इसके अलावा कुछ आइडिया वगैरह जनरेट करना है, ठीक है, मार्केटिंग कैसे करना है। तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ही पर्सन के ऊपर आ जाता है, दैट इज जो ओनर होता है। ठीक है, उन्हीं को सोचना पड़ेगा हम बिजनेस कैसे बढ़ाए, कैसे अपने बिजनेस का एडवर्टाइज करें, ठीक है, कैसे कस्टमर को मैनेज करें, क्या करें नहीं करें। और जो है कि ह्यूमन रिसोर्स तो कम होगा ही होगा, ऊपर से फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम होगा। ठीक है, तो अब इतना कंपटीशन है, ठीक, अगर इतना कंपटीशन है, इतने लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर हम लोग डिमांड जो मार्केट में है हमारे, अगर हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो भी सर्विस बेच रहे हैं उसके साथ अगर एक्ट पर नहीं हो पाएंगे तो हम लोग कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या सोचा गया, क्यों ना कुछ लोग मिलके बिजनेस करें। ठीक है, तो फिर पार्टनरशिप का कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप मिनिमम 2 लोगों से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 लोग एक साथ काम करेंगे तो ही पार्टनरशिप होगा, और मैक्सिमम लिमिट हम बताते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक एक से 2 लोग होंगे, ठीक है, तो इससे ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ेगा और फाइनेंशियल सपोर्ट भी जो है ज्यादा होगा, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बढ़ेगा। तो इस वजह से पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया। ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप में मैंने जैसे बोला कि मिनिमम 2 लोगों से काम होता है, तो एटलीस्ट कितने पर्सन होने चाहिए, एटलीस्ट 2। ठीक है, और मैक्सिमम, कम से कम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए 100। ये कहाँ बोला हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, ये जो रूल्स मैंने बताया ना कि एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 100, तो ये मैक्सिमम वाला जो रूल्स है वो बोल रहे हैं, वो कंपनीज एक्ट 2013 में बोला है, मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 100 लोग मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं। और एक रूल्स होता है, रूल्स 2014। ठीक है, तो रूल्स 2014 के हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम का लिमिट क्या है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, है ना। अच्छा, और एक तरीके का बिजनेस हो सकता है, मतलब और एक तरीके का कंसेप्ट होता है, वो है कंपनी, जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपनी के केस में भी क्या होता है, जब पार्टनरशिप में क्या हुआ कि मैक्सिमम 100 लोग या मैक्सिमम 50 लोग मिलके काम कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में इससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसमें भी अलग अलग है, प्राइवेट पब्लिक, ठीक है, उसका भी रूल्स है, तो वो जब पढ़ोगे तब बताएंगे। तो कंपनी का कंसेप्ट भी क्यों आया,
और भी ब्रॉडर फॉर्म में बिजनेस करने के लिए, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से कंपनी फॉर्मेट, ठीक है। तो इस तरीके से जरूरत के हिसाब से ये इस तरीके का जो है फॉर्मेशन बना, ठीक है। अच्छा, अब जब इंडिविजुअली कोई काम करता है तो अगर हम लोग मतलब तुम लोग के एकेडमिक फॉर्म में देखें तो तुम लोग को क्या प्रिपेयर करने दिया जाता है, नॉर्मली बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स बनाओ, ठीक है। तो ये मिस्टर एक्स है, ये अपना बिजनेस ऐसे करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाओ। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो यहाँ पर भी हमें ट्रेडिंग पीएल इनका भी होता है, लेकिन हमें बनाने के लिए नहीं बोलेगा, वो बात अलग है। बहुत कम क्वेश्चन होगा जहां पर पीएल बनाने बोलेगा, ट्रेडिंग तो बोलता ही नहीं है पार्टनरशिप में बनाने के लिए। अच्छा, लेकिन इनका भी होता है, ठीक है। हम पार्टनरशिप का ही बात कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप यहाँ से एरो लगा दिया, तो पार्टनरशिप में क्या क्या अकाउंट हो, है बोलो। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट है रिवैल्यूएशन वहां पे। अच्छा, और देखो पीएल एप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है, ये सीखना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन। अच्छा, और होता है हम लोग का कैपिटल अकाउंट, मेन मेन जो भी अकाउंट होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन बनता है, बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। यहाँ पर तो रिवैल्यूएशन एक कंसेप्ट हो जाता है कि ये है इसीलिए रिवैल्यूएशन हो रहा है। बाकी मेन मेन हम लिख रहे हैं, देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर दो मेथड हमें सीखना पड़ता है, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएशन मेथड। फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट होता है, कैपिटल और करेंट, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अच्छा, और लास्ट में बैलेंस शीट। तो ये मेन चीजें हमें बनाने के लिए बोलता है। बाकी रिवैल्यूएशन अगर क्वेश्चन में होता है बनाने के लिए बोलता है, कभी बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, लेकिन मेन जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा कि हाँ ये बनता है पार्टनरशिप में। पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पर बनता है, ठीक है, उसका भी लॉजिक बताएंगे क्यों बनता है। और कैपिटल अकाउंट पार्टनर लोगों का बनाना पड़ता है, जो कि दो मेथड से बन सकता है, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएशन मेथड। और फिक्स्ड मेथड में अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं या करने के लिए बोला गया है तो उस केस में दो और अकाउंट बनता है फिक्स्ड मेथड के अंडर, कैपिटल और करेंट अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएशन मेथड के अंडर ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट, ठीक है। ये मेनली हमें बताया जाएगा कि भाई ये बना के दिखाओ, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो पार्टनरशिप का थोड़ा और यहाँ से बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर तुम लोग वैसे पार्टनरशिप एक्ट जब पढ़ोगे तो वहां पर तो बहुत सारा चीज तुम लोग को मिलेगा ही। जैसे पार्टनरशिप में ये जो दिख रहा है ना, ये ओवरव्यू, ठीक है, ये इसी से हम बता देते हैं कि तुम लोग को क्या क्या चीज मतलब देखना चाहिए। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब ही होता है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, वो तो पहले ही बोला, या फिर तुम लोग को पता है ये दो या उससे ज्यादा लोग जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब और एक क्या रूल्स है, देखो अब हम लोग क्यों मिले हैं, ऐसे ही गपशप करने के लिए नहीं मिले, हमें कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस, तो कोई बिजनेस कर रहे हैं तभी उसे हम लोग पार्टनरशिप मानेंगे। ऐसे ही दोस्त मिलके बोल रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में कर क्या रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, तो अगर कोई बिजनेस है तभी वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आता है, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, अब और क्या माना जाता है, तो देखो ये पॉइंट बोला, ये पॉइंट बोला, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि पार्टनर लोग क्या करता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो होगा, तो उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मतलब पार्टनर लोग अपने अंदर प्रॉफिट या लॉस को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक्ट प्रॉफिट या लॉस कैसे शेयर करना है उस बारे में हमें लेकिन कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताता है, स्पेशली लॉस के बारे में। प्रॉफिट के बारे में जरूर बताता है, प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, जैसा डीड में लिखा हुआ होगा। अब डीड क्या होता है बताते हैं, जैसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा वैसे, जैसे तुम लोग कभी पार्टनरशिप का क्वेश्चन किए हो तो देख सकते हो वहां पर बोला हुआ रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस 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 2:3:5, तो ये लिखा हुआ है कहीं पर, ठीक है।
तो जैसा लिखा हुआ है, जैसे एग्रीमेंट बना के काम में एंटर किया गया था, उस एग्रीमेंट को फॉलो करके प्रॉफिट शेयर होता है, ठीक है। कुछ नहीं बोला हुआ है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जो रूल्स है पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है कैसे करना है, इक्वली शेयर करके देना है। हम लिखवा देंगे ये सारा चीज, ठीक है। तो लेकिन लॉस कैसे शेयर करना है उसके बारे में लेकिन हमें कुछ अलग से रूल्स नहीं बताया गया है। तो लॉस को भी हम लोग वैसे ही कर लेते हैं जैसे प्रॉफिट को करते हैं, मतलब क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन लॉस के लिए स्पेसिफिकली हमें ये एक्ट कुछ नहीं बताया, ठीक है। ये पॉइंट हुआ। फिर दूसरा बोल रहा है और एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न, मतलब ये पार्टनरशिप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को एक एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा। मतलब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई कुछ ऑफर कर रहा है, कोई कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। तो मान लो तीन दोस्त है एबीसी, तो ए ने बोला चलो पार्टनरशिप करते हैं, ये बिजनेस करेंगे, तो ए ऑफर कर रहा है, बी सी अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो एग्रीमेंट बनेगा। तो तीनों को उस एग्रीमेंट में जो है इंटर मतलब मानना पड़ेगा, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस करेंगे तभी ना होगा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में कुछ लीगल चीज आ जाता है तो फिर वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब देखो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर क्या बोल रहा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिजनेस जो हो रहा है, जिस बिजनेस को करने के लिए एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप किया जा रहा है, ठीक है, वहां पर होने वाला हर एक एक्ट या एक्टिविटी, ठीक है, वहां पर होने वाला हर एक एक्ट या एक्टिविटी को क्या किया जाएगा। बोल रहा है कि ये जैसे मान लो मैंने क्या बोला, एबीसी तीन पार्टनर हो गए, ठीक है, तीन फ्रेंड, उन्होंने हाँ बोल दिया, ए ने ऑफर किया था, तीनों मिलके पार्टनरशिप में है, बिजनेस कर रहे हैं। तो अब ए अगर कुछ काम करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो ये मान लिया जाएगा कि बी सी भी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। बी अगर कुछ करेगा तो ए सी भी इन्वॉल्व है, ये माना जाएगा। सी अगर कुछ करेगा तो ए बी भी इन्वॉल्व है, ये माना जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, मतलब चाहे तीनों वो कोई भी एक्टिविटी करे या कोई एक करे, वो सभी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, पार्टनरशिप में है। फिर बोल रहे हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अब इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब होता है कि बाई चांस अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है, मतलब खत्म होने को जा रहा है, बिजनेस बंद होने को जा रहा है, तो क्या होता है, जो भी लाइबिलिटी है तो वो पे ऑफ करना पड़ेगा। बिजनेस बंद करने के पहले आपने अगर बिजनेस में लोन ले रखा था, आपने क्रेडिटर को पेमेंट करना है, जो भी करना है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे भी करना है तो उसमें बोल रहा है कि पार्टनर लोगों का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। मतलब बिजनेस सबसे पहले क्या होगा, बिजनेस बंद होने से बिजनेस के एसेट्स वगैरह को बेच के हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अपना लाइबिलिटी पे कर दे। जैसे मान लो एबीसी, एबीसी का बिजनेस बंद हो रहा है किसी भी रीजन से, ठीक है, मान लो नहीं चला पाए, तो जो भी लाइबिलिटी उसे कैसे पे ऑफ करेंगे, पहले बिजनेस में जो भी एसेट्स लगा हुआ है उसको बेच के पे ऑफ करने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर घर से लेके आना पड़ेगा, मतलब पर्सनल एसेट बेचना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर ऑल पार्टनर्स। तो ये एक डिमेरिट्स था, इसके वजह से ही एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो आया था, ठीक है, मतलब वो लाया गया है। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है, क्योंकि अपना बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस का एसेट्स तो बेचेंगे ही, साथ में घर से भी लेके आना है पर्सनल एसेट्स, जब तक सारा लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं होता। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अच्छा अब देखो यहां पर पार्टनरशिप एक्ट क्या फॉलो होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये जो भी चीज मैंने बोला ना कि एग्जिस्टेंस, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है, तो ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, मैंने अपने मन से नहीं बोला है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट में बोला हुआ है। पार्टनरशिप का मतलब रिलेशन बिटवीन टू पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन बिजनेस हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट हो गया, बिजनेस हो गया, शेयरिंग प्रॉफिट, हाँ ये म्यूचुअल एजेंसी, ये बता देते, ये पॉइंट वहां पर नहीं था। इसका मतलब ही वही वाला है कि एक्टिंग, और मतलब जैसे यहाँ पर था ना कि एक जन का एक्ट, एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इट मींस दैट द बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब वही मैंने बोला, ए अगर अकेला डिसीजन लेता है तो भी वो बी सी का डिसीजन माना जाता है, वही चीज, मतलब सीधा बात है कि सभी म्यूचुअल एजेंसी का और एक मतलब भी होता है, जैसे ए अगर कुछ बोलेगा बी सी को मानना पड़ेगा, बी अगर कुछ बोलेगा ए सी को मानना पड़ेगा, सी अगर कुछ बोलेगा तो ए बी को मानना पड़ेगा। मतलब इनमें रिलेशन कैसा होता है, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल और एजेंट का जैसे रिलेशन होता है, हर कोई का प्रिंसिपल और हर कोई का एजेंट हो रहा है, ठीक है। माइनर एज ए पार्टनर, ये देख लो, ये सब जो है मतलब एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, इसीलिए माइनर एज ए पार्टनर का मतलब है पार्टनरशिप में क्या माइनर को हम लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो है उनको सिर्फ प्रॉफिट का शेयरिंग मिलेगा, ठीक है। अगर बिजनेस में लॉस होता है तो माइनर को लॉस नहीं दिया जा सकता है, ये रूल्स हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर क्या है वो मैंने लिखवा दिया, यहाँ पर जो रूल्स बड़ा करके लिखा हुआ है ना वो मैंने वहां पर छोटा सा लिखवा दिया। अब ये एलएलपी मैंने बोला ना कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आया, ये क्यों आया, ये इसी वजह से आया बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए लाया गया है, ठीक है। तो ये हम डिफरेंस भी बता देते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज और बताते हैं, यहाँ पर देखो, पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है ना, ठीक है, एग्रीमेंट होता है पार्टनर लोगों के बीच में, वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। ओरल का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे ही तीन दोस्त थे, चलो चलो पार्टनरशिप करते हैं, हाँ ठीक है चलो भाई हम लोग कर लेते हैं, हमें एक दूसरे पे बहुत विश्वास है, पैसा लगाते हैं, ये बिजनेस करते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ऐसे जस्ट बोल के ही काम करना स्टार्ट कर दिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बनवाया, तो वो होता है ओरल एग्रीमेंट, ठीक है, कि भाई तुम ये पैसा लाना, तुम ये लाना, तुम ये लाना, तुम ऐसा काम करना, वो करना, जो भी हो रहा है ओरली हो रहा है, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी पार्टनरशिप कर सकते हो। रिटन डॉक्यूमेंट बना के भी कर सकते हो, लेकिन रिटन का बेनिफिट है जिसमें ओरल का बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिटन में क्या होता है, रिटन जो है, रिटन एग्रीमेंट होने से उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब कोई डीड वगैरह है तो उसका एक लीगल ऑथेंटिकेशन होता है, तो अगर कभी भी पार्टनर लोगों में डिस्प्यूट होगा तो वो डीड के थ्रू से वो डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है, या अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट तक जा सकता है ये लोग, ठीक है। तो रिटन डॉक्यूमेंट होने से बेटर होता है। बाकी हमें ऐसा कोई रूल्स बोला नहीं कि भाई रिटन डॉक्यूमेंट बनाओ तो ही पार्टनरशिप कर सकते हो, ओरल रिटन दोनों से ही पार्टनरशिप हो सकता है, तो ये नॉट मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का बोल देते हैं, जो मेन मेन मेरे मतलब अकाउंट्स के लिए जरूरी है वही हम लिखवा रहे हैं, बाकी तुम लोग को तो पार्टनरशिप एक्ट वगैरह पढ़ना है जिनको, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इफ नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, देन इक्वली, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है तो इक्वली शेयर हो जाएगा, अगर कोई एग्रीमेंट है तो फिर एग्रीमेंट में जैसे लिखा हुआ है वैसा शेयर करना पड़ेगा। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट देन फॉलो द सेड रेशियो, ठीक है। तो अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है तो फिर एग्रीमेंट में जो रेशियो बताया गया है वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ेंगे, देखो कि सभी पार्टनर, ये जैसे ये एक पॉइंट बता देते हैं, ये जो सभी पार्टनर है ए बी सी, इसमें सभी सभी के प्रिंसिपल, जैसे देखो ए, अगर ए प्रिंसिपल है तो बी सी एजेंट है, ठीक है, मतलब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब। और रिवर्सली अगर प्रिंसिपल बी है, ठीक है, बी प्रिंसिपल है तो ए सी एजेंट है, इस तरीके से, ठीक है। और अगर सी प्रिंसिपल है तो ए बी जो है वो एजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट जो है हमारे काम का है। फिर उसके बाद देखो, जैसे कि मैंने बोला कि पार्टनरशिप का जो एक डिमेरिट्स था सबसे बड़ा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसको ओवरकम करने के लिए एलएलपी लाया गया। एलएलपी जो है उसमें क्या, एलएलपी का कंसेप्ट क्या है पता है, एलएलपी में एक प्राइवेट कंपनी का कुछ फीचर्स है और पार्टनरशिप का भी कुछ फीचर्स है, तो पार्टनरशिप का कुछ फीचर्स और प्राइवेट कंपनी का फीचर्स मिला के एलएलपी बनाया गया है। मतलब हम बोल सकते हैं एलएलपी का मतलब है बेनिफिट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो बेनिफिट है उस वो फीचर्स प्लस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो फ्लेक्सिबल मैटर्स है, ये दोनों चीजों के कंसेप्ट को लेके एलएलपी बनाया गया है, ठीक है।
तो अब देखते हैं, देखो क्या बोला है डिफरेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आप पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं। जैसे कि देखो, और बीच का ये कुछ भी मेरे मेरे केस में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरा तो लॉ वाला टॉपिक नहीं है ना, मेरा अकाउंट्स वाला टॉपिक है। तो अकाउंट्स के लिए जितना जितना चाहिए वो मैंने बता दिया। लाइक जैसे हम लोग का एमसीक्यू वगैरह में कुछ पूछे, ठीक है, थोड़ा जो कंसेप्ट होना चाहिए वो मैंने बता दिया। अब ये बीच का ये सब नहीं चाहिए, चाहो तो पढ़ सकते हो अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, पार्टनरशिप और एलएलपी। तो पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर काम करता है। मतलब पार्टनरशिप में जो भी रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर बोला हुआ है। और एलएलपी कब बना है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008, ठीक है। तो ये दोनों ही लेकिन एक्ट, ठीक है, एक्ट है, तभी तो रूल्स है, इसको फॉलो करना है। तो पार्टनरशिप करोगे तो 1932 फॉलो करना है, पार्टनरशिप एक्ट। और अगर एलएलपी कर रहे हो, मतलब एलएलपी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, तो पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट 2008 फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन, क्या पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि देखो जब एग्रीमेंट जरूरी नहीं है तो आई थिंक रजिस्ट्रेशन भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखो वही बोला है कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, अपने बिजनेस को रजिस्टर कराओ या नहीं कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आरओसी, रजिस्टर ऑफ क्या बोलते हैं उसे, आरओसी तुम लोग पढ़े होगे, हम भूल गए। रजिस्टर ऑफ, बोलो, कंपनी अकाउंट्स में नहीं पढ़े हो? बोलो। हम भूल गए। रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ठीक है, जो कंपनी को रजिस्टर करवाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो अभी पढ़ रहे हो तुम लोग, तो फिर कंपनी क्या बोलते हैं, कंपनी लॉ शायद सर ने स्टार्ट किया है, तो फिर वहां ये सब जरूर पढ़ोगे। तो आरओसी, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला था कि एलएलपी में क्या है, एलएलपी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कुछ फीचर्स डाला गया है। तो फिर कंपनी है तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने एलएलपी बिजनेस को। लेकिन पार्टनरशिप अगर कर रहे हो तो जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, कर सकते हो करना चाहो तो। अब पार्टनरशिप कैसे बनता है, एग्रीमेंट से बन जाता है। अब एग्रीमेंट कैसे होता है, ओरल भी चलेगा और रिटर्न भी चलेगा, ठीक है। लेकिन एलएलपी अगर कर रहे हो तो फिर वो उसमें लॉ लॉ का पूरा रूल्स आ जाए, मतलब एग्रीमेंट हो ना हो, ओरल हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एलएलपी है क्योंकि उसमें कंपनी का फीचर्स आ जाता है, तो फिर उसमें क्या करना है, लॉ के थ्रू से वो क्रिएट होगा। मतलब लॉ में जो बोला हुआ है, पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट 2008 में जो बोला हुआ है उसके हिसाब से एलएलपी का क्रिएशन होता है। बॉडी कॉर्पोरेट, क्या ये कोई कंपनी है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी होता है, बोल रहे हैं नहीं, पार्टनरशिप कोई पार्टनरशिप में कोई कंपनी वाला फीचर्स ही नहीं, बट ये वाला है क्योंकि एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का फीचर्स डला हुआ है। सेपरेट लीगल एंटिटी है ये, बोल रहा है नहीं। और ये है सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या होता है, तुम लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, स्टार्ट हुआ है तो वहां पर ये सारा चीज डिटेल्स में ही पढ़ोगे। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि पार्टनर और पार्टनरशिप बिजनेस दोनों अलग है कि सेम है। देखो पार्टनरशिप और पार्टनर लोग नॉर्मली अगर देखा जाए तो दो क्या है, अलग है, ठीक है, कि ये पार्टनर है, ये पार्टनरशिप बिजनेस है। या फिर ऐसे देखो कि भाई पार्टनर लोग ही तो बिजनेस चला रहे, बिजनेस तो कोई अलग इंसान नहीं है, ठीक है, तो फिर वो सेम है। तो फिर रूल्स लॉ हमें क्या बोलता है, तो अगर कंपनी के केस में लॉ ने क्या बोल रखा है पता है, कंपनी के केस में लॉ ने बोल रखा है कि पार्टनर या फिर कंपनी का ही देख लो, कंपनी और कंपनी के मेंबर दो अलग चीज है, ठीक है। इसीलिए तुम लोग देखना कि कोई भी एग्रीमेंट वगैरह होता है, ठीक है, या फिर कोई भी साइन वगैरह, जैसे मान लो सिंपल अगर तुम लोग देखोगे, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदा है मार्केट से और तुम लोग को वो लग रहा है कि वो प्रोडक्ट में तुम लोग को ठग लिया गया है, तो तुम लोग चाहते हो कि हम लोग कंज्यूमर फोरम में जाके केस करेंगे, ठीक है। तो फिर किसके नाम पे करोगे, तो उस कंपनी के नाम पे किया जाता है कि हम इस कंपनी के अगेंस्ट में केस करना चाहते हैं। वो कंपनी जो चलाता है डायरेक्टली उसके अगेंस्ट में हम लोग नहीं कर सकते, कंपनी के अगेंस्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि कंपनी को एक अलग एंटिटी माना जाता है, ठीक है। तो कंपनी को भी एक अलग, मतलब उसको क्या बोले, मतलब जो है आर्टिफिशियल
ह्यूमन बीइंग माना जाता है, ठीक है, कि ये एक इंसान है जिसने मुझे ठगा है तो हम इसके ऊपर केस करेंगे। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि नॉर्मली देखो, अब कंपनी थोड़ी ना किसी को ठग सकता है, वो थोड़ी ना कोई इंसान है, नहीं है, वो कंपनी जो चला रहे हैं उन्होंने ही एक्चुअली ठगा है। तो फिर कोर्ट में केस जाएगा, केस जाने के बाद कंपनी और मेरे साथ ही वो केस चल रहा होगा, क्योंकि मैंने केस किया है कि हम इस प्रोडक्ट में ठगे गए हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर अगर जज को लगे कि भाई ये कंपनी जो है गलत काम कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, तो फिर कंपनी, जज बोलेगा कि कंपनी को तो सजा दे नहीं सकते हैं, वो तो कोई इंसान है नहीं, ठीक है, तो फिर सजा किसे देंगे? तो सजा हम दे देंगे जो कंपनी चला रहे, कंपनी के मेंबर लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मली लीगल एंटिटी का मतलब दो अलग अलग एंटिटी। तो देखो नॉर्मली क्या है कि एलएलपी में क्योंकि कंपनी का फीचर्स इंक्लूडेड है, तो फिर एलएलपी में बोला जाता है कि पार्टनर और पार्टनरशिप बिजनेस दो अलग है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, जो पार्टनरशिप है वही पार्टनर है, जो पार्टनर है वही पार्टनरशिप है, ठीक है। तो यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है पार्टनरशिप को और पार्टनर लोगों को। परपिचुअल सक्सेशन मतलब जो चलता ही जाता है, ठीक है। तो परपिचुअल सक्सेशन का मतलब ये हो जाता है कि अगर पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई परपिचुअल सक्सेशन नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा इसका मतलब क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। मतलब अगर एबीसी तीन पार्टनर था, अगर कोई भी किसी का भी एक जो है डेथ हो जाता है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि बिजनेस आगे चलता ही जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें कंपनी का फीचर्स है तो इट हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर में कम एंड गो, तो कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ फर्क पड़ता है, जैसे कि मतलब मान लो कि ए बी था, बी चला गया, तो फिर पार्टनरशिप ही नहीं बचेगा ना, तो उस वैसे ही बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो कोई पार्टनर आए जाए, किसी का डेथ हो, कोई रिटायरमेंट ले रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। परपिचुअल सक्सेशन नहीं होता है। नंबर ऑफ पार्टनर यहाँ पर मिनिमम दो, मैक्सिमम 50, यहाँ पर मिनिमम दो बट मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी का फीचर्स है, ठीक है, इसमें इसीलिए मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मिनिमम तो दो होना पड़ेगा, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं होगा। ओनरशिप ऑफ एसेट, अब देखो बोल रहा है क्योंकि देखो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप सेम है, तो फिर पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी एसेट है वो सब पार्टनर लोगों का है। तो बोल रहा है फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का एसेट नहीं होता है, द पार्टनर ओन द एसेट ऑफ द फर्म, पार्टनर लोगों का एसेट होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये बोला कि बिजनेस और ये पार्टनर लोग अलग है, ठीक है, तो फिर बिजनेस जो है उसके नाम का एसेट है तो वो उसको बिलोंग करेगा। द एलएलपी एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन ओन एसेट, तो फिर एलएलपी का वो एसेट है ऐसे माना जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर और मेंबर्स, ठीक है, पार्टनर या मेंबर का लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, जिसके वजह से ही तो एलएलपी को लाया गया, जबकि यहाँ पर लिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब मैंने समझा है कि अगर पैसा कम पड़ रहा है बिजनेस बंद होते वक्त तो अपने अपने घर से पर्सनल एसेट लेके आओ। पार्टनर्स आर सेवरली एंड जॉइंटली लाइबल फॉर एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर, यहाँ पर ये पॉइंट डाल दिया है कि देखो पार्टनर लोग जो भी काम करते हैं ना, चाहे वो अकेले करे जॉइंटली करे, ये लाइबल जो है सभी के ऊपर लाइबिलिटी आता है। ए का डिसीजन से कुछ अच्छा बुरा हुआ बी सी को भी इंपैक्ट भोगना पड़ेगा। एंड द फर्म एंड देयर लाइबिलिटी एक्सटेंड्स टू पर्सनल एसेट, तो देखो इनका जो लाइबिलिटी है वो पर्सनल एसेट तक बिलोंग करता है, जबकि एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द ओमिशन और कमीशन बाय एनी पार्टनर, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को समझाया। देखो लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन मतलब एलएलपी का जो लाइबिलिटी है वो कितना है, एलएलपी में जो भी पार्टनर लोग रहेंगे उसका लाइबिलिटी उतना ही है जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, मतलब बिजनेस में जो भी लाइबिलिटी है बिजनेस तक ही सीमित है, वो पर्सनली नहीं जाएगा। अगर कोई फ्रॉड कर रहे हो बिजनेस के नाम पे, कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो, तब तो फिर जैसे मान लो फ्रॉड करके रॉन्गफुल एक्ट करके अब बोलोगे हम लोग तो एलएलपी कर रहे थे, एलएलपी अलग, हम लोग बंद करके भाग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तब जो है कोर्ट में जब केस जाएगा तो अगर कुछ फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी कर रहे हो तब तो पर्सनल एसेट बेच के भी लोगों को जो लॉस करवाया है उसका जो है पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है।
प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म और पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म्स ओनली एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पार्टनरशिप में कैसा है कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल है, लेकिन एलएलपी में सारे पार्टनर सिर्फ और सिर्फ फर्म के एजेंट है, एक दूसरे के नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बोल दिया क्योंकि पूछा जाता है। अच्छा, अब देखो पार्टनरशिप डीड जो बनता है वहां पर क्या क्या लिखवाना पड़ता है, तो ये थोड़ा रफली बता देते क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। बोल रहा है कि बिजनेस का जो है फर्म का नाम, ठीक है, पार्टनर लोगों का नाम, बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, और ड्यूरेशन अगर कुछ है, जैसे कभी कभी पार्टनरशिप जो है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए भी हो सकता है कि इतने दिन तक हम लोग पार्टनर रहेंगे फिर नहीं रहेंगे, तो फिर 5 साल 6 साल 10 साल के लिए ये काम कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना एक एक पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड किया है। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज ड्रॉइंग्स एंड टाइमिंग्स ऑफ सच ड्रॉइंग्स, अगर कोई पार्टनर ड्रॉ कर सकता है पार्टनरशिप बिजनेस से पैसा तो कितना ड्रॉ कर सकता है, और ड्रॉ करने का टाइमिंग्स क्या है। ठीक है, मतलब कब ड्रॉ कर सकता है, ड्रॉ बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, इस तरीके का होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल, अगर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुआ इस पे पार्टनर लोगों को कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा तो उसको भी लिखना पड़ेगा, अगर पार्टनर लोगों ने कोई लोन दिया है फर्म को तो फिर उसको भी लिखना पड़ेगा, और ड्रॉइंग्स का अगर कुछ रूल्स है वो भी लिखना पड़ेगा। रेशियो, कैसे प्रॉफिट लॉस जो है हम लोग शेयर कर सकते हैं, पार्टनर लोगों को सैलरी मिलने वाला है कि नहीं, ठीक है, कोई म्यूचुअल राइट्स या ड्यूटीज है कि नहीं पार्टनर लोग का, जैसे किसी पार्टनर का कोई स्पेसिफिक ड्यूटी है या फिर किसी के पास कोई राइट्स है, ठीक है, तो वो भी बताना पड़ेगा। कैसे करके गुडविल वैल्यूएशन होगा जब चेंज होगा इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है, तो गुडविल बहुत वजह से वैल्यू होता है, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के टाइम पे, तो वही चीज बोला है। प्रोसीड्योर बाई विच ए पार्टनर में रिटायर एंड मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, बोल रहा है किस तरीके से हम लोग पार्टनर लोग, अगर कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसका रूल्स क्या होगा, प्रोसीड्योर क्या होगा, और कैसे उनको उनके ड्यूज का पेमेंट करेंगे। जैसे जो रिटायर करेगा वो तो अपना हिस्सा लेके जाएगा ना, तो हिस्सा जो भी लेके जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, क्या क्या लेके जाएगा, ये सब बताना पड़ता है अगर एग्रीमेंट या डीड बना हुआ है, मतलब रिटर्न वाला एग्रीमेंट यानी डीड। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटर्स ऑफ ए डिजीज पार्टनर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट, ठीक है, किस तरीके से हम लोग पेमेंट करेंगे, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उनके एग्जीक्यूटर को कैसे उनका शेयरिंग पेमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो लॉस अराइज होगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। प्रोसीड्योर्स टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, ठीक है, अगर पार्टनर लोगों के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, कैसे करके अकाउंट्स प्रिपेयर होगा, ऑडिट कैसे होगा, ये सारा चीज बोल रखा है। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो ये सब लिखा हुआ रहेगा, तो जो लिखा हुआ रहेगा वो फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है फिर भी दो चीज तुम लोग को हमेशा याद रखना है, वो हम लिखवा देते हैं कि अगर डीड एब्सेंस है फिर भी क्या ट्रीटमेंट करना है। एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने उसे पीएसआर लिखा है, पीएसआर ही लिखेंगे, वो इक्वल होगा। ठीक है, मतलब अगर बाई चांस एग्रीमेंट नहीं है तो हमें क्या ट्रीट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल मानना है, और अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए लोन पे, अगर नहीं दिया हुआ है तो ऑलवेज 6% देना है, 6% पर एनम करके हमें देना है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हमें फॉलो करना है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है तो हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से, आंसर दो जो भी अभी हम लोगों ने थियोरिटिकली पढ़ा है उसके ऊपर। तो हाँ, सबसे पहले बोला है कि ए एंड बी कमिंस बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 Jan 2019, तो ए बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 Jan 2019
2019 से नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड आइदर ओरल और रिटन, तो इन्होंने तो ओरल रिटन कुछ भी नहीं बनाया है। दे कंट्रीब्यूट 40,000 10,000 रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल, तो ए ने 40,000 और बी ने 10,000 कंट्रीब्यूट किया है। ए ऑल्सो एडवांस 20,000 ऑन 1 जुलाई 2019, तो ए ने एडवांस भी दिया, एडवांस का मतलब लोन हो गया। 1 जुलाई 2019 में कितना दिया है, 20,000 का एडवांस किया है। ए मीट विद एन एक्सीडेंट ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड कुड नॉट अटेंड टू द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 जून 2019, तो ए का एक्सीडेंट होने की वजह से अप्रैल से लेके जून तक ए जो है वो कोई भी काम नहीं कर पाया पार्टनरशिप में, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 50,600, तो उस साल इन दोनों ने मिलकर प्रॉफिट कमाए 50,600। डिस्प्यूट हैविंग बीन अराइजन बिटवीन देम फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, अब प्रॉफिट शेयरिंग को लेके इनके अंदर डिस्प्यूट हो गया। अब ए का क्या कहना है, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। ए बोल रहा है कि मैंने जो लोन दिया है उस पे 10% इंटरेस्ट दो, और मैंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उस पे 10% इंटरेस्ट दो। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तुम लोग को ये बताना है कि ए का जो क्लेम है, मतलब ए का जो यहाँ पर जो दो क्लेम इन्होंने कर रखा है, क्या ये सही है, मतलब क्या इन्हें मिल जाएगा 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट और लोन पे 10% इंटरेस्ट, और प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहा है, क्या ए का क्लेम सही है, बोलो। बोलो, ए क्लेम पावे की पावे ना, बोलो ए को क्लेम जो ए ने डिमांड किया वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो आंसर कैसे दोगे, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो बस ये दो चीज मिल जाता है, लेकिन एग्रीमेंट तो बना नहीं है, तो फिर एग्रीमेंट में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो फिर क्या होगा। हम पावे ना। कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर, ना लोन के ऊपर 10% मिलेगा, लेकिन लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, बोलो। एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट 6% मिलेगा, ठीक है। 10% नहीं मिलेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट 6% मिलेगा। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, क्या ये पॉसिबल है, बोलो। नो मैम। नहीं, प्रॉफिट फिर कैसे शेयर होगा, बोलो, ये भी पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, इक्वल। इक्वल शेयर होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बी का देखो, बोल रहा है बी क्या क्लेम कर रहा है, तो ये देखो यहाँ पर ए का बता दिया है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे, प्रॉफिट शेयर कैसे होगा, इक्वली होगा, ठीक है। अब बी का क्या क्लेम है, बोल रहा है नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, क्या बी का ये क्लेम मतलब फ्रूटफुल होगा, क्या वो ये जो क्लेम कर रहा है वो उसे मिलेगा। उसका कहना है प्रॉफिट इक्वली शेयर होना चाहिए, क्या ठीक है बात। हाँ मैम। हाँ, ही शुड बी Yes, ma'am. अलाउड रेमुनरेशन 1,000 पर मंथ, बोलो क्या रेमुनरेशन मांग रहा है, 1,000 रुपए करके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज इलनेस, मतलब वो एक्सीडेंट करके घर पे बैठा था ना 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, तो बोल रहा है इतने टाइम पीरियड में मैंने ही अकेले काम किया, तो फिर मुझे 1,000 रुपए करके रेमुनरेशन दे दो उतने दिन का, क्या वो मिलेगा। हाँ मैम। नहीं, ठीक है। जब डीड में नहीं लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, अब अगर ये लोग म्यूचुअली डिसाइड करें, ये बोले हाँ ठीक है लो लो, तो वो बात अलग है, लेकिन वैसे नहीं मिल सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन 6% पर एनम, क्या ये होगा, बोलो। तो मैम लोन तो 6% पावे हाँ, कैपिटल। लोन मिलेगा, लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आंसर क्या दिया है, बोला है नो रेमुनरेशन इज अलाउड, जो नहीं मिलेगा उसको ना कर दिया है,
रेमुनरेशन कुछ नहीं मिलेगा, बाकी तो सभी मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली मिलेगा, 1000 रुपए का रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, वही लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इस तरीके से लिखा है, जो तुम लोगों ने आंसर बोला वही है यहाँ पर लिखने का तरीका। नाइदर ए नॉर बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट विल बी अलाउड बोथ ऑफ देम, प्रॉफिट एंड लॉसेस शैल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन देम, नो रेमुनरेशन अलाउड टू बी। ठीक है, तो पहले बोल दिया क्या क्या होगा, फिर इसका कंक्लूजन दे दिया, और यहाँ पर दिखाया है कि फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा वो यहाँ पर दिखाया। तो कैसे दिखाया, देखो प्रॉफिट इनका हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 50,600। अब इससे क्या क्या खर्चा पे होगा, तो देखो लोन का इंटरेस्ट, तो लोन का इंटरेस्ट जो है वो कितना है, ए ने लोन दिया है 20,000 का, कब दिया था, देखो ए ने लोन दिया था 20,000 का, डेट बोला हुआ है 1 जुलाई को दिया था, तो 1 जुलाई से लेके ड्यूरिंग द ईयर यानी 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट है वो ए को मिलेगा। ठीक है, तो वो कहाँ से दिया जाएगा, बिजनेस के प्रॉफिट से। तो जुलाई से लेके 31 मार्च कितना होता है, 6 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी ये 6 मंथ्स किया है, ईयर एंड कब होता है इनका, दिसंबर ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए 6 मंथ्स, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 6% पर एनम करके 600 रुपए, तो 50,000 बचा, ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 25,000 इक्वली। ठीक है, अब यहाँ पर तो और भी खर्चा था, जैसे कि देखो इंटरेस्ट के अलावा इनको और क्या मिलने वाला था, और ओ अच्छा और तो कुछ था नहीं कि और कोई खर्चा होगा, तो ये लेकिन पीएल में जाएगा, ये पीएल एप्रो में नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझो, तो ये जब पीएल एप्रो है, पीएल है, तो ये इंटरेस्ट कहाँ दिखाया जाएगा पता है, पीएल में नॉर्मली दिखाना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं देखोगे तो पीएल एप्रो में भी दिया है। पीएल एप्रो और पीएल में फर्क क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन जो बनता है वहां पर क्या लिखा जाता है कि पार्टनर लोगों को प्रॉफिट से क्या क्या दिया गया है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो लिखा जाता है। जैसे कि ये पीएल का पोर्शन है। ठीक है, आगे करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इससे क्या समझा है, और ये जो है ये पीएल एप्रो में जाना चाहिए। तो पार्टनर लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पीएल एप्रो में जाता है। तो तुम लोग बोलोगे ये भी तो पार्टनर को ही मिल रहा है 600 रुपए, हाँ मिल रहा है, लेकिन ये लोन का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो नॉर्मली लोन जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है, तो पार्टनर लोगों को जो दे रहे हैं क्या वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, नहीं, ओनर जब कुछ लेता है वो एक्सपेंस नहीं होता है, वो तो ओनर का राइट्स है। जैसे कि जब तुम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड ऑन करते हो। ठीक है, वहां तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है ना, क्योंकि सिंगल ओनर होता है, बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसको, प्रॉफिट को। ठीक है, या फिर और कुछ बताया गया है, पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए, रेमुनरेशन मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, या फिर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट इनसे लिया जाएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो पार्टनर लोगों का एग्रीमेंट में पार्टनर लोगों को देने लेने का जो भी लिखा हुआ है वो पीएल एप्रो में जाता है। ठीक है, अब ये लोन क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसका लॉजिक ऐसे माना जाता है, देखो अगर बिजनेस में लोन का जरूरत है, ए नहीं दे पाता, ए बी पार्टनर में ए ने लोन दिया, ए नहीं दे पाता, तो कहीं ना कहीं से तो इनको लोन लेना पड़ता ना, तो फिर वो बिजनेस एक्सपेंस है, इसीलिए वो पीएल में जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ए से लो या बैंक से लो, तो अगर बैंक से लेते तो थोड़ी ना पीएल एप्रो में लिखते, तो बात वही है। ठीक है, इसीलिए इसको पीएल में दिया जाता है। बाकी देखो आगे और क्या क्या ऐसा क्वेश्चन है, समझ जाओगे। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ये भी करके देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 15 लाख 30 लाख 60 लाख। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है इसमें सिर्फ कैपिटल ही है और कुछ इंक्लूडेड नहीं है। और कुछ क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे मान लो कि पार्टनरशिप में बोला हुआ था कि सभी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, तो सैलरी जैसे देखो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाए हो कभी ना कभी, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट जैसे ऐड होता है, वैसे ही पार्टनरशिप में भी होगा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा, कुछ और देने का बात हुआ था तो सैलरी अगर था सैलरी ऐड होगा, कमीशन ऐड होगा, जो भी देने का बात था वो ऐड हो सकता है। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो ये सभी मिलने वाले चीजों को अलग से नहीं अलग से दिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब इसके साथ ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, कैपिटल के साथ जो भी अलग मिल रहा है लाइक प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन या
फिर इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है वो अलग से ट्रीट होता है, वो कैपिटल में ऐड नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, जहां पर कैपिटल मतलब सिर्फ कैपिटल का अमाउंट, नथिंग एल्स, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल का मतलब अगर फ्लक्चुएशन मेथड होता है तो उसमें सारा चीज ऐड ऑन होता है, तो अभी तो आया नहीं है, फ्लक्चुएशन आएगा तो हम बताएंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये हो गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल है और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये तीन कैपिटल का वैल्यू। फॉर द ईयर 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड देम 12% इंस्टेड ऑफ 10%। बोल रहा है कि गलती से क्या हुआ है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा था तो उन्हें 12% दे दिया गया है इंस्टेड ऑफ 10%, मतलब 12% इंटरेस्ट दे दिया है गलती से, जबकि देना चाहिए था 10%। हमें बोला है एडजस्टमेंट एंट्री दिखाओ, ठीक है। तो हम लोग कैसे करके कर सकते हैं, तो ये देखो ए, बी और सी, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा दिया गया है, 2%। देखो जब 12% के जगह 12% दे दिया है इंस्टेड ऑफ 10%, मतलब 10% इंटरेस्ट देना चाहिए था। क्रेडिट मतलब मिलेगा, ठीक है, हमेशा याद रखो, क्रेडिट होने का मतलब मिलेगा। जैसे तुम लोग कभी ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो देखना दिखाता है योर अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब अकाउंट से पैसा निकल गया, और कोई तुम लोग को पैसा सेंड करता है दिखाता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो क्रेडिट होने का मतलब मुझे मिल रहा है, ठीक है, और डेबिट होने का मतलब जा रहा है, वही चीज याद रखो। तो बोल रहा है कैपिटल क्रेडिट हुआ है, मतलब इंटरेस्ट मिला है पार्टनर लोगों को, कितना मिलना चाहिए था 10, मिला कितना है 12, तो 2% ज्यादा मिला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना मिला है, एक्सेस 2% मिला है, ठीक है। तो ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, सी को कितना मिला है, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इंटरेस्ट किस पे मिला है, कैपिटल के ऊपर, कैपिटल ए का कितना था 15 लाख, तो 15 लाख के ऊपर 2%, और टाइम पीरियड कुछ नहीं बोला है तो पूरे साल भर का मानेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 30,000। 30,000। हाँ, फिर यहाँ पर 30 लाख और 2% और 60 लाख और 2%, देखो कितना आएगा, ওটা আসবে 60,000 আর তারপর 60 लाख। 12 1,20,000। तो ये अमाउंट इनको ज्यादा ज्यादा मिला है, मतलब ए को कितना गलती के वजह से 30,000 रुपए ज्यादा मिला है, बी को 60,000 ज्यादा मिला है, सी को 1,20,000 ज्यादा मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितना ज्यादा दे दिया गया है, तीनों को मिला के टोटल कितना ज्यादा दे दिया गया है, 6 + 3 हो जाता है 9, 9 और 1,20,000 हो जाएगा 2,10,000, तो 2,10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा हो गया। अब एक बात समझो कि अगर ये अमाउंट हम लोग सही देते तो हम लोग 2,10,000 रुपए नहीं देना पड़ता बिजनेस से। नॉर्मल बात है ना, जैसे मान लो कि मुझे बैंक में लोन का अमाउंट देना था 12,000, ठीक है, मैंने क्या कर दिया गलती से 15,000 दे दिया, तो मैंने जो 3,000 रुपए एक्सेस दे दिया, वो अगर हम गलती नहीं करते तो मेरे पास 3,000 रुपए पड़ा हुआ रहता। तो सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि अगर इन्होंने मतलब इन्होंने खुद ही किया है, इन्हीं का पार्टनरशिप है या फिर इनके अकाउंटेंट ने किया है, तो इनके अकाउंटेंट ने गलती से इन्हें इतने 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 ज्यादा रुपए दे दिए, यानी 2,10,000 का ज्यादा अमाउंट कैश आउटफ्लो हो गया है, ज्यादा अमाउंट आउटफ्लो हो गया है, ठीक है। इस वजह से मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, अगर मैंने जैसे मैंने इंटरेस्ट कम देखाবে। कम दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है, ये प्रॉफिट मिलने वाला था किसको, मतलब इसको हम एक हाँ पार्टनर लोगों को, जैसे देखो हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लो बिजनेस में 100 रुपए का प्रॉफिट था, लेकिन इनको इंटरेस्ट मिलने वाला था, तीन पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, बिजनेस में नेट प्रॉफिट है 100 रुपए, इंटरेस्ट देना था तीनों को मिला के मान लो 10 10 10 करके 30 रुपीज देना था, तो प्रॉफिट कितना बच जाता है 70 रुपीज, और ये 70 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, तो 70 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होने से कैसे होगा, 70 डिवाइडेड बाई 3 करने से जितना आएगा, ठीक है। तो मुझे कितना आ रहा है बोलो तो 70/3, 23 समथिंग आएगा हो शायद, ठीक है। तो ये होना चाहिए था, लेकिन अगर मैंने इंटरेस्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10 के जगह मान लो 15 15 15, ठीक है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 45, ठीक है, 45 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि मुझे 30 करना चाहिए था, तो उसका इंपैक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट पे आएगा, क्योंकि तब बचा हुआ प्रॉफिट कितना दिख रहा होगा 55,
30 হচ্ছে না 55 ঠিক আছে হ্যাঁ हाँ 55 হচ্ছে 55। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 55 डिवाइडेड बाई 3 करने से कितना आएगा 3 और 1 3 4 3 8 24। हम 18.33 हाँ 18.33 तो हम एक बार 18 ही कर देते हैं ठीक है। तो देखो ये 100 रुपए पूरा पूरा पार्टनर लोगों को ही बिलोंग करेगा, ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा होने पे पार्टनर की जगह किसी और को मिलेगा, ऐसा बात नहीं। लेकिन मिल कैसे रहा है देखो, इसे 10 मिलना चाहिए इसे 15 मिल गया, इसे 10 मिलना चाहिए इसे 15 मिल गया, इसे 10 मिलना चाहिए इसे 15 मिल गया ठीक है। और प्रॉफिट का देखो, इसे 23 मिलना चाहिए इसे 18 मिला, इसे 23 मिलना चाहिए इसे 18 मिला, तो इम्पैक्ट प्रॉफिट में आ गया। अब मुझे ये चीज ठीक करना है तो हम कैसे ठीक करेंगे, तो हम बोलेंगे कि मैंने कितना एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मुझे 30 खर्चा मतलब 30 एज ए इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना था, मैंने 45 कर दिया तो 15 एक्स्ट्रा कर दिया, तो ये 15 का मतलब मेरे इस क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू हो गया। अब हम इसे रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब अगर तुम लोग देखोगे तो 15 रुपीज से प्रॉफिट में भी इंपैक्ट आया होगा, ये दोनों का डिफरेंस देखो है ना, कि जहां पर 70 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वहां पर 55 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जितना इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा गया प्रॉफिट में उतना ही कम गया। तो मुझे क्या करना है, ये 15 रुपीज का प्रॉफिट अगर हम लोग पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि मैंने इक्वली माना है तो फिर 5-5 रुपए करके सभी में बढ़ा दो तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 18 + 5 करो कितना होता है, सबको 5-5 रुपए और प्रॉफिट दे दो कितना हो जाएगा 23 23 ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हमें करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा मैंने इंटरेस्ट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो तो मेरे प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, मतलब गलती की वजह से इसका मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ, तो मुझे 2,10,000 ये सभी में एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। बोलो कंसेप्ट समझ में आया ये छोटे वाले पॉइंट से? हाँ मैम ठीक है, तो फिर ये 2,10,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करो पीएसआर में ठीक है। तो इनका पीएसआर कितना था देखते हैं, 2:3:5 डिस्ट्रीब्यूट करो। 2,10,000 को कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करने से 21,000 इंटू 2 मतलब 42,000। अच्छा ये वाला 63 मैम 63 এটা 5 1,05,000 1,05,000 ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, 2,10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हुआ है ठीक है। 2,10,000 रुपए अगर हम लोग सही डिस्ट्रीब्यूट करते तो वहां से ए को 42,000 मिलना चाहिए था, जबकि वो प्रॉफिट के तौर पे मिलना चाहिए था, जबकि गलती के वजह से वो इंटरेस्ट के तौर पे ए को 30,000 मिला, तो ए को और कितना मिलना चाहिए बोलो, ए को कम मिला ना, 12 हाँ 12,000 और मिलना चाहिए, और मिलने से उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। अभी बोला तुम लोग के मोबाइल में मैसेज आता है पैसा आता है क्रेडिट जाता है डेबिट, ये क्या होगा फिर क्रेडिट, इसको पैसा मिलेगा, पावे ना। अब बी मैम वाला बोलो, बी को 60,000 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 2,10,000 में से, जबकि उसे 63,000 मिलना चाहिए था, तो फिर 3,000 का जो डिफरेंस आ रहा है 3,000 रुपीज क्या होगा, बी को मिलेगा तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट क्रेडिट। सी को 1,20,000 दिया जबकि उसे 1,05,000 मिलना चाहिए था, तो उसे ज्यादा दे दिया तो उससे वापस मांगेंगे, तो उसके अकाउंट को क्या करेंगे, उसके अकाउंट से पैसा कटेगा तो डेबिट डेबिट। तो फिर डिफरेंस कितना आ रहा है देख लो, 15,000 होना चाहिए ये दोनों का टोटल, हो रहा है 15,000, लिख दिया मैंने मैम चेक कर। अब हमें बोला है कि एंट्री पास करो, तो एंट्री पास करो, क्या करोगे, जिसका अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 15,000 और 12 और 3 हम्म মানে ওই बोलो। সির সির অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা কেটে মানে এদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন করলাম ওটা হ্যাঁ মানে সি কে বললাম তোমাকে ভুল করে 15,000 দিয়েছি ফেরত করো, আর এদেরকে কম কম দিয়েছি এদেরকে দিয়ে দেবো। আচ্ছা
बोलो, समझ में आया कैसे करके हुआ एडजस्टमेंट? एंट्री से एडजस्टमेंट करना है ना, तो एंट्री से ऐसे होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला इलास्ट्रेशन 1 यहाँ पर क्या बोला है? बोल रहा है A and B start business on 1st Jan 2019 with capital 30 and 20 according to partnership deed। तो इनका deed बना हुआ है, तो deed में जो लिखा हुआ है वही फॉलो करना पड़ेगा। B is entitled to salary 500 per month and interest is to be allowed on capital at 6% per annum। The remaining profits are to be distributed among the partner in the ratio of 5:3। During 2019, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000 during the year। A withdrew 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purpose। Give journal entries relating to division of profit। ठीक है, तो हमें एंट्री पास करने बोला है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। পিসি লাগিয়ে দাও গো, খুলো না, হাওয়া আসছে, খুলো না। না না লাগাও, ঠান্ডা আসবে, ওর মাথায় ঠান্ডা ঢুকে যাবে, ওখানটায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে লাগছে না ঠান্ডাটা। ठीक है, देखो बोल रहा है कि ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई। तो बोलो बिजनेस स्टार्ट करने से कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होगा? बोलो, सबसे पहला एंट्री वही हो, कैश टू कैपिटल। कैपिटल। तो 1/1/2019 में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल 30/20/50। नरेशन लिखना पड़ता है क्योंकि जर्नल एंट्री है। तो बीइंग कैपिटल introduced according to the partnership deed। B is entitled to salary 500 पर मंथ। तो B को सैलरी दिया जाएगा, ठीक है, 500 पर मंथ। तो B के पास पैसा आएगा या जाएगा, पहले ये बोलो। हम आसबे बीज आएगा, तो अकाउंट। उसका, हाँ, तो उसका कैपिटल क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, ये सोचो। हम कैपिटल में क्रेडिट। अभी तो सिखा है ना, कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि अकाउंट में पैसा आने से योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो बी का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो क्या हो जाएगा? टू बीज। सैलरी टू बी। यहाँ पर हमें लिखना पड़े, नहीं सैलरी लिख सकते हो बट मेनली ऐसे लिखना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड। पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। जैसे देखो पीएल में करते हो ना, पीएल डेबिट टू सैलरी, वैसे पार्टनर लोगों को अगर कुछ भी दे रहे हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू से होता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन टू बीस कैपिटल। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा है अब 500 इंटू 12 होता है, तभी 6000 हुआ, क्योंकि पर मंथ 500 करके था तो पूरे साल भर का 6000। ठीक है, फिर बोल रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 6%। तो ये बी को मिल रहा है, तो कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं ये दोनों को मिल रहा है। बी इज एंटाइटल टू सैलरी एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स। तो दोनों को मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या एंट्री होगा? पहले सोचो कि कैपिटल में पैसा आएगा कि जाएगा। इंटरेस्ट इन कैपिटल। हाँ, टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल।
तो कितना था इनका कैपिटल, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल था 30,000 और 20,000, इसी साल इंट्रोड्यूस किया है। 6%, 6%, ये 6% बताया गया था, ठीक है, इसीलिए मैंने 6% लिया है, इंटू पूरे एक साल का, यानी 12/12 या फिर 1 ईयर, जो भी चाहो लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? 1800, मैम अरेटा 1200, 1200 3000 being interest on capital paid या फिर allowed, जो चाहो लिख सकते हो। फिर यहाँ पर बोला है द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो 5:3। तो बोल रहा है बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर लोगों में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्रॉफिट कितना है वो तो देखना पड़ेगा। ड्यूरिंग 2019 द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है ये दोनों खर्चा जो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया वो देने के पहले ही इनका प्रॉफिट था 25,000। तो अगर मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब सारा खर्चा पे कर दो, जो जो जिसको मिल रहा है, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 25,000 में से कितना कितना हम लोगों ने पे कर दिया होगा? खर्चा कितना है? सैलरी का 6,000 और इंटरेस्ट का 3,000, तो कितना बचेगा बोलो? 25,000 प्रॉफिट, 16,000. 16,000, ठीक है। तो ये 16,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि इनका कितना है? 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। तो क्या हो जाएगा? 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल। प्रॉफिट मिलेगा तो कैपिटल में जुड़ेगा ना, वो तो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के केस में भी तुम लोग करते हो, कैपिटल में ले जाके ही तो नेट प्रॉफिट को ऐड करते हो। तो 16,000 को 5/8 और 3/8 करने से कितना कितना होगा? 10,000. और 6,000, अगर ये 10 होगा तो ये 6 होगा, 16 है, ठीक है। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट अब डेबिट किसे करोगे? पार्टनर लोगों को जब भी कुछ देते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? पीएल एप्रो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर यहाँ पर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर ए विथड्रू 8,000 एंड बी विथड्रू 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। तो डोमेस्टिक पर्पस पे इन्होंने इतना इतना ड्रॉ किया है, तो इसका एंट्री क्या करोगे? ड्राइंग्स का एंट्री क्या लिखोगे? I'm going to be laptop. हाँ, यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, ड्राइंग्स क्या पीएल एप्रो में जाएगा? सोच के बताओ। Partner their capital to तो फिर ड्राइंग्स तो क्या होगा? एज कैपिटल or this. टू, हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो फिर कितना है? 8,000 और 10,000। बीइंग अमाउंट विथड्रॉन, अमाउंट जो है ये ड्रॉ किया गया है। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्वेश्चन इतना सही है। इलास्ट्रेशन 1 ये क्लियर है कि कैसे करके हम लोग को एंट्री करना है, अगर एंट्री करने के लिए बोला जाए तो? हाँ मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पर किया नहीं है ड्राइंग्स का एंट्री, लेकिन एंट्री वो वाला होगा, ठीक है, जो मैंने बताया। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 2 में क्या बोला है, देखो बोल रहा है राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे हैव नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एग्रीमेंट नहीं है तो कैसे करके प्रॉफिट शेयर होगा? इक्वल। मैम इक्वल। इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा एग्रीमेंट कुछ नहीं बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी नहीं कुछ लिखा हुआ होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा? ये तो इक्वल हो जाएगा, 1:1:1। हाँ, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कुछ दिया है लोन ऑन एडवांस, 6%। 6% मिलेगा। रेमुनरेशन जो भी है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड नहीं है तो ये सब कुछ नहीं मिलता है, बस ये दो चीज होता है, ये लिखवा दिया। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स। तो बोल रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे इन्होंने अपना अपना कुछ क्लेम बोल रखा है। राम ने बोला है हु हैज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। तो वैसे रहीम करीम का कहना तो सही है कि अगर मैक्सिमम कैपिटल दिए हो तो कैपिटल रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रॉफिट, ऐसा हम लोग खुद से नहीं बोल सकते, फिर डीड पे लिखवाना चाहिए था, जब डीड ही नहीं है तो ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं। और बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलना चाहिए, ये भी नहीं मिलेगा। रहीम has devoted full time for running the business and demand salary at the rate of 500 per month, but Ram and Karim do not agree। तो राम और करीम का भी कहना सही है, जब लिखा ही नहीं है कि सैलरी मिलेगा तो आप फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करो, कम करो, ज्यादा करो, आप सैलरी का डिमांड नहीं कर सकते हो। फिर बोल रहा है करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 2000, करीम बोल रहा है मुझे इंटरेस्ट 2000 दे दो लोन का, एडवांस बाय हिम, जो उसने एडवांस किया है, बोल रहा है एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12%। बोल रहा है कि ये 2000 हम क्यों बोल रहे हैं, ये पैसा मतलब अगर हम किसी और को उधार देते तो मार्केट में 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मुझे ये पैसा मिल जाता, ठीक है। तो हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। बोल रहा है कि कैसे करके आप ये डिस्प्यूट को ठीक करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, मतलब लेजर बनाना है, ठीक है। और कैसे बनाना है, आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा उसमें 10, उससे 10% रिजर्व भी क्रिएट करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू 45,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के फर्स्ट ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ है 45,000, हमें बना के दिखाना है क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर तो कुछ दिया नहीं है तो छोड़ो, फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ये कहाँ से आ रहा है, पीएल से ब्रॉट डाउन होके आ रहा है, बाई पीएल नेट प्रॉफिट, जो कि है मेरा 45,000। अब ये 45,000 से पहले प्रॉफिट के अलावा बाकी जो भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो हो जाना चाहिए, बचे हुए अमाउंट को प्रॉफिट बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या, किसको क्या मिलेगा, जैसे राम ने बोला था कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट ये भी नहीं होगा, ठीक है। रहीम ने बोला था कि मैंने फुल टाइम दिया है तो मुझे सैलरी दो, ये भी नहीं मिलेगा। करीम ने डिमांड किया लोन के ऊपर 2000, नहीं। बस हाँ, करीम ने अगर कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलेगा 12% की जगह 6%, ठीक है। तो लोन 2000 दिया था तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो मैंने वैसे बोला था ये पीएल में दिखाना चाहिए, बट पीएल एप्रो में भी बहुत जगह मिलेगा, तुम लोग को दिखाया जा रहा है, तो तुम लोग पीएल एप्रो में ही कर लेना, ठीक है, लोन वाला भी। तो लोन का इंटरेस्ट करीम को मिलेगा, तो करीम का कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो करीम्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज का लोन दिया था, 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट करके,
और लोन कब दिया गया था वो डेट नहीं है, तो हम लोग पूरे साल भर का मान लेंगे। यानी इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 6 × 2000, 6%, मतलब 0 0 कैंसिल आउट, 120 हो रहा है, ठीक है। और कुछ भी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व में जाना चाहिए, डिविजिबल प्रॉफिट का। ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से 120 करीम को पे करना पड़ेगा, फिर बचे हुए अमाउंट को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए केपेबल है। क्योंकि अगर मेरा खर्चा बाकी है तो हम 45,000 को तो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व क्रिएट करना है। तो रिजर्व एक लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट होगा क्रिएट करने से, तो 2 रिजर्व हो जाएगा। तो प्रॉफिट कम होगा, रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। रिजर्व कितना क्रिएट होगा? डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। डिविजिबल प्रॉफिट है 45,000 माइनस 120, इसका 10% होना चाहिए। तो कितना हो रहा है देखो, और बाकी अमाउंट पार्टनर लोगों में एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोलो कितना हो रहा है? 45,000 माइनस 120 इंटू 10% नहीं कर रहे हो क्या? मैम 438। 438, 448 बोलते थे। 45,000 माइनस 120 इंटू 10%, 4488। हम्म, सही बोला हुआ है, ठीक ही है, ये होगा। अब प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जितना आ रहा है वो पार्टनर लोगों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 45,000 में से 120 माइनस हुआ, और ये भी अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो करके देखो कितना आएगा। वही डिविजिबल प्रॉफिट होगा 40,392, ये हम लोग का डिविजिबल प्रॉफिट होगा, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम लोगों ने देखा क्योंकि उनका कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो 13,464 करके होना चाहिए। देखो समझ में आया? हाँ हाँ मैम। ठीक है फिर। अच्छा, फिर 3 क्या बोला है देखते हैं। अच्छा, वो जो था ना डिस्प्यूट, वो ऐसे क्वेश्चन दिया तो लिखना पड़ेगा कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। फिर इलास्ट्रेशन 3 अगर देखोगे तो ये इलास्ट्रेशन 1 और 3 बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है कि 1 में हमें जर्नल एंट्री करने बोला था, यहाँ पर हमें लेजर बनाने बोला है। बोला है कि प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बाकी सेम है क्वेश्चन, जैसे ए बी 30,000 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप डीड है, बी को सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल 6% पर एनम है, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, और जो है सैलरी देने के पहले 25,000 था, 8,000 10,000 डोमेस्टिक पर्पस के लिए विदड्रॉ किया है, हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम ये बना के दिखा देते हैं। कहाँ दिखाए? यहीं पर दिखा दे, इलास्ट्रेशन 1 के पास कहीं जगह मिल जाए तो दिखा देते हैं। यहाँ हो जाएगा, ये डेट को हटा देते हैं, यहीं पर हम कर देते हैं। तुम लोग अपनी कॉपी में जहां चाहे कर सकते हो, ठीक है। ये हम यहाँ पर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सेम है, ठीक है। तो ऐसे करके कर दे रहे हैं, कुछ नहीं, बस इस जर्नल का लेजर बनाने के लिए बोला है। तो पीएल एप्रो मैंने लिख दिया। तो पीएल एप्रो में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कैश टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, तो पीएल एप्रो में ये आएगा नहीं, पीएल एप्रो टू बीस कैपिटल, तो टू बीस कैपिटल 6,000, टू बीस कैपिटल 6,000, ठीक है। ये क्या है? सैलरी। अच्छा, फिर पीएल एप्रो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 10,000 6,000, अच्छा। और उसके पहले भी एक है ये वाला, इंटरेस्ट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल 1,800 1,200। और प्रॉफिट
8,000, सॉरी, ये 6,000 और 10,000। ए का 10,000 और बी का 6,000 बाई पीएल नेट प्रॉफिट 25,000। वो जो मैंने यहाँ पर हटा दिया ना, 25,000 था यहाँ पर, ये ऐसे करके किया हुआ था ना, 25,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000, ये वाला। तो फिर 16,000 उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये टोटल करने से टैली हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह सब मैंने लिख दिया है। तो इधर भी 25,000 और इधर भी देख लो 25,000 ही आ रहा है। कैसे, ये देखो 10,000 6,000 6,000 12,000 और 10,000 22,000 22,000 और ये हो गया 2,000, मतलब 3,000 22 और 3 25,000। तो ये इलास्ट्रेशन 3 बन गया, जो कि कुछ नया नहीं है। इलास्ट्रेशन 1 का लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये समझने वाला अलग से कुछ है नहीं, बस लेजर पोस्टिंग है। अच्छा, फिर इसके बाद इलास्ट्रेशन 4 इसमें आते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 4 में क्या बोला है, सेम वही वाला क्वेश्चन है जो इलास्ट्रेशन 1 वाला है, बट अभी हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी, सेम क्वेश्चन है जो 1 वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री था, देखो, कैपिटल इंट्रोडक्शन का, कैश टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में बाई कैश या बैंक। डेट लिख दिया मैंने, बाई कैश ही लिख देते क्योंकि मैंने कैश यूज किया है। 30,000 और 20,000। और क्या एंट्री था उसके बाद, देखो बी को सैलरी दिया गया था, तो देखो यहाँ पर है पीएल टू बीस कैपिटल, तो बाई पीएल अप्रो 6,000 बी के कॉलम में जाएगा। अच्छा, फिर पीएल अप्रो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो बाई पीएल अप्रो फिर से ये 31st का हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 और 1200 और है प्रॉफिट बाई पीएल अप्रो प्रॉफिट 10,000 और 6,000। और ड्राइंग्स था, ये देखो, ड्राइंग्स टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इसके बाद और एक एंट्री होगा। एक्चुअली ड्राइंग्स टू एस कैपिटल बीस कैपिटल ठीक है, बट हमारा इसके साथ और एक एंट्री होगा, मतलब क्लोजिंग एंट्री। जैसे कि देखो ये सैलरी जो पे हुआ है ना, वैसे सैलरी का एंट्री क्या होना चाहिए था बी के केस में, हम लोग तो क्लोजिंग वाला एंट्री कर रहे हैं। जैसे कि देखो ये पीएल अप्रो टू बीस कैपिटल, लेकिन पहले क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। सैलरी पे हुआ, फिर क्या हो जाएगा, बी पीएल अप्रो टू बीस कैपिटल, मतलब बी के कैपिटल में वो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो सेम उसी तरीके से ड्राइंग्स टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। तो बाई ड्राइंग्स हो रहा है। अब ये ड्राइंग्स जो हो रहा है उसका एंट्री क्या होता है, ड्राइंग्स टू बैंक होता है ना। ड्राइंग्स टू बैंक होगा, मतलब ऐसे होगा। इसके बाद और एक एंट्री होना चाहिए, हम बताते क्या होगा इसके साथ। एक एंट्री ये भी होना चाहिए, एज, ये थोड़ा सा गलत हो गया, देखो ये एंट्री ही गलत हो गया है हम लोग का। बता रहे क्यों, क्योंकि एस कैपिटल बीस कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब तो इनके पास 8,000 और 10,000 रुपए आ गए, ये गलत हो गया। पैसा ड्रॉ करने से पैसा कैपिटल क्रेडिट थोड़ी होगा, कैपिटल तो डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। तो जो भी हो, मेरे से गलती हो गया, ये वाला इसको हटाते हैं, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब कैपिटल पैसा आ रहा है, ड्रॉइंग्स करने से इनके अकाउंट से पैसा जा रहा है। तो मुझे एंट्री करना चाहिए था एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8,000 10,000। अब क्रेडिट क्या होना चाहिए ये सोचो, कैपिटल तो डेबिट होगा, पैसा तो जा रहा है, तो क्रेडिट क्या होना चाहिए, क्या लिखे।
बोलो क्रेडिट क्या होना चाहिए? जैसे कैश, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री कैश टू कैपिटल, वैसे पैसा ड्रॉ करने से कैपिटल के थ्रू से क्या एंट्री होगा? कैपिटल टू ক্যাশ তো চলে যাচ্ছে, তাহলে কি হবে? पैसा जा रहा है तो क्या होगा? टू कैश, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? एस कैपिटल बीस कैपिटल में लिखना पड़ेगा 31 दिसंबर 2019 टू कैश या बैंक। ठीक है, और ऐसे हाइफन देके ड्रॉइंग्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइफन देके सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उस तरीके से। तो ये हो गया 8000 और ये हो गया 10,000। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका होता है। बाकी अगर तुम लोग देखोगे धीरे धीरे जैसे हम लोग मेन क्वेश्चन में जाएंगे, एंटर करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन पर पार्ट करें, तब ये बाई पीएल एप्रो सैलरी कोई नहीं लिखता है, डायरेक्ट लिख देता है बाई सैलरी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई प्रॉफिट। ठीक है, टू ड्रॉइंग्स ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीका ये वाला है। तो वैसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलता है। ठीक है, इतना करके कोई लिखता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसे करके ही होना चाहिए। ठीक है, अब टोटल करेंगे, टोटल करने से ये पता चलेगा कि पूरे साल बिजनेस करने के बाद ए और बी का कैपिटल कितना क्लोजिंग हो रहा है, क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू कितना आया। ठीक है, तो देखो ए ने 30,000 इंट्रोड्यूस किया था, उससे कैपिटल का इंटरेस्ट मिला 1800, प्रॉफिट मिला 10,000, तो उसका कैपिटल टोटल हो रहा है 41,800, जिसमें से उन्हें उसने 8,000 ड्रॉ कर लिया, तो फिर उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना बच रहा है? माइनस करो। 33,800, तो 20,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, बिजनेस करके सैलरी मिला 6,000, 26 प्रॉफिट मिला 6, तो 26 और 6 32, 32 और 1 33,200 का इनका टोटल कैपिटल बना था, बट इसने 10,000 ड्रॉ कर लिया, तो 23,200 इसका क्लोजिंग कैपिटल पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। बोलो समझ में आया? अब इसके बाद यही क्वेश्चन को और एक तरीके से करने के लिए बोला गया, दिखाते हैं कहाँ बोला है। ये वाला, अच्छा यहाँ पर ए बी करके दिया है, बोल रहा है कि हाँ, मतलब एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे थे, ये वाला करवाने से ये होगा कि कैपिटल और करेंट अकाउंट, जैसे कि देखो ये जो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला, ये कौन से मेथड से हम लोगों ने बनाया है बोल सकते हो? ये पूछना चाहते हैं, चलो यहाँ से पूछ लेते हैं। ये कौन से मेथड से बना है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएशन? अगर फिक्स्ड होता तो दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल एक करेंट, और फ्लक्चुएशन होगा तो सिर्फ कैपिटल। फ्लक्चुएशन मेथड से बनाया। फ्लक्चुएशन मेथड का मतलब समझा देते हैं इसके थ्रू से। फ्लक्चुएशन मेथड का मतलब ये होता है कि जहां पर हम लोग कैपिटल के साथ बाकी जो भी पार्टनर लोगों को मिलेगा या उन्होंने ड्रॉ करने के वजह से कैपिटल में चेंजेस हुआ है, वो सारा इंपैक्ट आके क्लोजिंग कैपिटल दिखता है। लेकिन अगर हमें यही वाला क्वेश्चन बोल दिया जाता कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करना है, या क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आता कि हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग कैसे करते? तो कुछ नहीं, ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये जो इतना पोर्शन है, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट होता कैपिटल बोल के, मतलब ऐसे हो जाता, एक कैपिटल अकाउंट बनता जिसमें ऐसे होता बाई कैश बोल के 30,000 और 20,000, और क्लोजिंग भी हो जाता 30,000 20,000, बस। ठीक है, और ये कैपिटल नाम नहीं होके इसका नाम हो जाता करेंट अकाउंट। ठीक है, जहां पर ये डेटा नहीं रहता, बाकी ये सारा डेटा रहता, तो इस क्लोजिंग डेटा का वैल्यू क्या आ जाता? क्लोजिंग डेटा का वैल्यू तब 30,000 कम हो जाता, ये हो जाता मेरा 3800। ठीक है, ये टोटल भी तब कम होता। ठीक है, और ये वाला भी मेरा 3,200 आ जाता। तो इसका मतलब ये कितना आता? ये आता 18, मतलब तुम लोग काटना मत, हम सब समझा रहे हैं बस। ठीक है, 11,800, ये कितना आ जाता? ये आ जाता
13,200, ठीक है। तो 13,200 से 10,000 लेस हुआ 3,200, 11,800 से 8,000 लेस हुआ 3,800, ये आ जाता। तो हम लोग बोलेंगे कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ उसमें ए को नेट मिला 3,800, बी को 3,200, प्लस उनका कैपिटल 30 और 20, तो 33,800 और 23,200, बट 33 सॉरी ये 3,200 और 20, हाँ 23,200, बट इसको प्रेजेंट करने का ये तरीका होता। तो अगर फिक्स्ड मेथड बोलता तो कैपिटल का एक अलग अकाउंट होता जहां कैपिटल दिखता, बाकी सारा डेटा यहाँ पर दिखता, तो उस हिसाब से हमारा क्लोज करके जो वैल्यू आता वो दिखाया जाता, जो कि मैंने रेड कलर से दिखाया है। बोलो समझ में आया ये वाला बात? हाँ मैम। ठीक है, तो ये हम लोग का फिक्स्ड कैपिटल मेथड से होने से इस तरीके से किया जाता है। तो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैंने निकाला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला, वो करके देखते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सीखा तो वो करके देखते हैं। इलास्ट्रेशन 6 यहाँ पर बोला है कि कैपिटल एंड करेंट अकाउंट बनाना है पार्टनर लोगों का, तो इलास्ट्रेशन 6 करते, फिर आप प्रीवियस जाएंगे ऊपर, जो भी हमारा बाकी है वो भी करेंगे। तो इलास्ट्रेशन 6 इसमें देखते हैं क्या बोला है। इसमें बोल रहा है कि राम एंड रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 50-30 ऑन 1st Jan. रहीम इज एंटाइटल सैलरी 400 per month. Interest is allowed on capital and is charged on drawing 6% per annum. Profit are to be distributed equally after the above noted adjustment. During the year, Ram withdrew 8,000, Rahim 10,000. The profit for the year before allowing for term of partnership deed came to 30,000. Assuming the capital to be fixed, prepare the profit and loss appropriation and capital and current account. देखो fixed है तो फिर दो अकाउंट बनता है। करेंट अकाउंट पीछे बनाना पड़ेगा। अच्छा, बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल 50 और 30, तो ये कहाँ पर लिखना पड़ेगा, कौन से अकाउंट में लिखना पड़ेगा? हम कैपिटल में। हाँ कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय कैश। हम बाय कैश या बैंक। तो कितना हो जाएगा 50-30? अच्छा, फिर बोला है कि रहीम को सैलरी मिल रहा है 400 पर मंथ, तो फिर मतलब 4,800 पर एनम हो जाएगा, लेकिन लिखे कहाँ सैलरी जो मिल रहा है? कैपिटल है। कैपिटल में भी लिखना पड़ेगा और एक जगह भी जाएगा। पीएल एप्रो, पीएल एप्रो में जाएगा तो टू क्या हो जाएगा, टू सैलरी, टू रहीम्स कैपिटल सैलरी, 12 इंटू 400, 4800, और ये वाला चला जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा, करेंट अकाउंट में, कैपिटल में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, करेंट में जाएगा ना। बाई पीएल एप्रो क्या था, सैलरी, बाई पीएल एप्रो सैलरी, ठीक है 4,800। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, फिर बोल रहा है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल और एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 6%। अच्छा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा और ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दोनों ही 6% करके हैं। तो सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, पीएल एप्रो में आएगा। तो पीएल एप्रो में करते हैं, यहाँ पर टू रहीम्स कैपिटल, टू राम्स कैपिटल इंटरेस्ट,
ऑन कैपिटल, और ये दोनों ही करेंट अकाउंट में जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 50,000 पे 6%। इधर लिखे, जगह नहीं है मेरा। 50,000 पे 6% पूरे 1 साल का कितना आ जाएगा? 900 30 হচ্ছে তো, মানে 6 5 কত? 3,000 3,000। और ये वाला कितना आ जाएगा? ये हम लोग का 30,000 के ऊपर 6%, 1800। 1800। ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का किधर जाएगा? ये करेंट अकाउंट में जाएगा, तो करेंट अकाउंट में लिखेंगे बाई। अच्छा, करेंट अकाउंट तो पार्टनर्स होना चाहिए था, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और नाम भी होना चाहिए था। ठीक है, हम दे देते हैं यहाँ पर राम और यहाँ पर कर देते हैं रहीम, नहीं तो मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ ही कर देंगे। तो ये सैलरी किसको मिला था? रहीम को। ठीक है, तो ये सैलरी वाला जो है यहाँ पर कर देते हैं 4,800। राम को सैलरी नहीं मिला था, इंटरेस्ट दोनों को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहीम का आया 1800, और एक कितना आया हम लोग का? 3,000। 3,000। ठीक है, इधर भी अलग अलग बनाने से तो टाइम जाएगा ना, हमें एक ही कॉलम में 2 पार्टनर का नाम लिख के करना चाहिए। तो इधर भी ठीक करना पड़ेगा शायद मुझे, ये नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ ठीक किया है मैंने। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या मिलेगा? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होता है? देना पड़ता है, तो देने से किधर लिखना पड़ेगा? कैपिटल से पैसा कटेगा तो कैपिटल डेबिट होगा, तो पीएल अप्रूव में पैसा आएगा, बाई साइड में आएगा। बाई हैंड। तो बाई राम्स कैपिटल बाई रहीम्स कैपिटल। ठीक है। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, कितना ड्रॉ किया है उसके ऊपर देखना पड़ेगा, तो ड्रॉ कितना किया है? 10,000 और 8,000। 10,000 6%, 8,000 6%। अच्छा, अब ड्रॉ का एक पैटर्न होता है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ड्रॉ का एक पैटर्न होता है कि ड्रॉ कब किया है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टरली किया है, कैसे ड्रॉ किया है, मतलब हर महीने पैसा निकाला जाता है कि एक बार निकाला है, इस तरीके से। जब कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है, तो जब कुछ नहीं बोला गया है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? मिडिल ऑफ द मंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मिडिल ऑफ द मंथ लेने से जितना इंटरेस्ट आएगा उतने इंटरेस्ट रेट के ऊपर उतने 6 पीरियड by का हमें 12। रिटर्न। हाँ, 6/12 करने से कितना आता है देखो तो? हम 300। एक तो 300 आ रहा है, और ये वाला जब हम 2,400, 240 है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे मिडिल ऑफ द मंथ, तो ये हो जाएगा 6/12। जब कुछ नहीं बोलता है तो ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, और बोलेगा तो उस तरीके से होगा, वो कैसे होगा हम लोग देखेंगे। तो ये भी हम लोग अच्छा, हाँ, एक चीज गलत हो रहा है, यहाँ पर एक भी कैपिटल नहीं लिखना चाहिए। ये सब क्या लिखना चाहिए? ये तो ठीक ही नहीं किया मैंने। ये क्या लिखना चाहिए? हम करंट है। करेंट। हाँ, ये एंट्री गलत हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर लिखना है करेंट। ये डॉट डॉट दे देते हैं। ठीक है, तुम लोग को शायद थोड़ा काटना पड़ेगा, एक्चुअली करंट कम ही देता है, तो हैबिट है कैपिटल लिखने का, मैंने लिख दिया गलती से। ठीक है, गलती तो गलती है, मानना पड़ेगा, गलत किया है। ठीक है, तो ये हो गया 300 और 240। तो अब इसको इधर लिखना पड़ेगा, 2 PL अप्रो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 240 और 300। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कि ये हो गया। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वली विद ट्रू अमाउंट बोल दिया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग फॉर द फर्म। अच्छा, 30,000 प्रॉफिट था इनका, तो ये इधर मैंने बाई नेट प्रॉफिट का जगह नहीं छोड़ा, चलो लिख देते हैं यहाँ बाई नेट प्रॉफिट। ये था इनका
नहीं 30,000 था, ठीक है। और ये सारे खर्चे पे करने के पहले था, पढ़ के देखो, बोला है बोल रहा है पार्टनरशिप द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग फॉर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का जो भी टर्म्स कंडीशंस था, मतलब ये सब सैलरी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सब के पहले 30,000 था, ठीक है। तो ये सब देने के बाद प्रॉफिट फिर कितना बचेगा, तो देखो 30,000 इनका बिजनेस प्रॉफिट हुआ था, 240 300 और अर्न हुआ, मतलब 30,540 ये टोटल इनके पास प्रॉफिट मिला, मतलब हुआ। लेकिन उसमें से ये सारे खर्चे पे कर देने, उसके बाद आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बोलो कितना बच रहा है, उतना ही हम लिख देंगे, 30,540। 20,940। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, रेशियो क्या था? रेशियो डीड तो बना है, डीड के हिसाब से कुछ नहीं बोला है, तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डीड में तो कुछ बोला नहीं, इक्वली बोला है। अच्छा है, तो इक्वली कर दो, डिवाइडेड बाई 2। हम 10,470। 10,470, 10,470। ये रहीम्स करेंट अकाउंट और राम करेंट अकाउंट होता है, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में 10,470, 10,470। ठीक है, अब इसको हमें करना पड़ेगा क्लोज, और हाँ ड्राइंग्स का इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा टू कैश और बैंक ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स है हम लोग का 8 और 10। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट कितना आएगा? $13,470 minus 8,240। 5,230। 4,800, 1,800, 10,470, 1,770 माइनस 13,000, नहीं 10,300, 10,300, 6,770, 1,770। ये हो गया। अच्छा, इधर इसको क्लोज करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को। तो ये तो जैसे नॉर्मल क्लोज हो जाएगा, इसके लिए उतना बड़ा जगह चाहिए भी नहीं था, चलो मैंने गलती से रखा हुआ है। टू बैलेंस CD 50,000 और ये 30,000। तो ये होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जो अभी मैंने वहां पर समझाने का कोशिश किया था रेड कलर से, ठीक है, वहां पर कलर दे के दिखाया कि क्या किधर क्या चला जाएगा। तो देखो कुछ नहीं ये, और यही अगर मुझे बोल देता कि फ्लक्चुएशन मेथड से करो, मतलब सिर्फ कैपिटल, मतलब देखो ये क्वेश्चन में हमें बोल दिया है कि कैपिटल एंड करेंट अकाउंट बनाओ, तो पता चल रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। या फिर क्वेश्चन अगर ऐसे बोल देता है कि ये कैपिटल फिक्स नेचर का है, तो फिर हमें समझना पड़ेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड करना है। और कुछ नहीं बोलेगा तो फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड करना है, तब हमें दो अकाउंट बना के समय बर्बाद नहीं करना है। लेकिन अगर बोलेगा तो फिर हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल, अगर ये नहीं बोलता तो ये दो कैपिटल भी हम लोग का, कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर आ जाता 50,000 और ये वाला 30,000, ठीक है। अच्छा, अब ये इलास्ट्रेशन 6 तो हम पहले यहाँ आ गए, इसके आगे कुछ पोर्शंस बाकी है। ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था इलास्ट्रेशन 4। देखते हैं इसके पहले कौन सा वाला किया, 6 के पहले 4, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखो, बोल रहा है कि
Silpa and Sanju are partners with a capital of 1 lakh, 1 lakh 60 on Jan 1, 2019 respectively. Silpa introduced additional capital 30,000 on July 1, 2019 and another 20,000 on October 31st, 2019. Calculate interest on capital for the year ending 2019. The rate of interest 9%. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल करके दिखाते हैं. शिल्पा और संजू पार्टनर्स है जिनका कैपिटल है 1 लाख और 1 लाख 60 फर्स्ट जैन को. ठीक है, ये वाला है फर्स्ट जैन का डेटा. ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं. वन लाख और 1 लाख 60,000. शिल्पा इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 30,000 ऑन 1 जुलाई. 1 जुलाई को 30,000 एड ऑन किया है. फिर इसके बाद एंड अनदर 20,000 ऑन अक्टूबर 31st. और इंटरेस्ट बोला है 9% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला है. ठीक है, तो देखो कैसे करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग ये मान के कर सकते हैं. तो मुझे एक चीज बोलो, 1 लाख है, इस पे कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा. तो इंटरेस्ट हमें कब तक का देखना है. 1 साल का होता है तो ईयर एंड 31 दिसंबर 19. तो ये संजू वाला तो आसान है. इसका यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है. ठीक है, तो इसने तो बीच में कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह किया ही नहीं है. तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये सबसे आसान है निकालना. निकाल लो 1,60,000. 9%. हाँ, 9% करके पूरे साल का. तो जितना होगा उतना, मतलब 16 इंटू 9 करने से जितना आता है. $14,400. अच्छा, अब ये वाला कैसे कर सकते हैं. इसको दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये 1 लाख के ऊपर 9% करके कितने दिन का इंटरेस्ट लगा है, बोलो. तो ये 1 लाख तो पूरे स्टार्टिंग. हाँ, तो ये 12 मंथ्स हो जाएगा. तो इंटू 12/12. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 30,000 इंट्रोड्यूस हुआ उस पे कितना लगेगा. 30,000 पे जुलाई से लेके दिसंबर कितना होता है, 6 मंथ्स. 6 months. 6/12 जुलाई से लेके दिसंबर 6 मंथ्स. और ये 20,000 का 9% और ये 2 months. 2 मंथ्स 2/12. तो देखते हैं कितना आता है. तो ये हो जाएगा 9,000 हो रहा है. अच्छा, ये हो जाएगा 2, मतलब 1,50,000. ये कितना होगा पूरा देखता है. 9% और डिवाइडेड बाई 2 करने से ही पता चलेगा, मतलब 1350. और ये हो गया 9% 2 बाई मतलब 6. 20,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 6, 300. तो टोटल हो जाएगा 9,000 एक 10,650. एक तो ऐसे करके कर सकते हो. दूसरा और एक तरीका होता है कि 1 लाख के ऊपर हम लोग ये मान लेते हैं कि जब तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तब तक 1 लाख का अमाउंट हम लोग का जैन से लेके 1 जुलाई तक था. तो जैन से जुलाई कितना होता है, 6 मंथ्स. ठीक है, तो फिर यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा, ये हो गया 900 और डिवाइडेड बाई 12 मतलब 4,500. अच्छा, अब 1 जुलाई को 1 लाख में 30,000 जुड़ के 1,30,000 हो गया. ठीक है, अब ये 1,30,000 अमाउंट कितने दिन तक चला. तो 1,30,000 हमारा कितने दिन तक चल रहा है, 4 months. 4 मंथ्स. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/12 मतलब 3 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे 3%. 13 इंटू 3 मतलब 3900. ठीक है, अच्छा, इसके बाद पैसा जुड़ के 20,000 और जुड़ गया तो 1,50,000 हो गया. और इस पे जाके इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा 1,50,000 पे, अक्टूबर से लेके 2 months.
2 मंथ्स, ठीक है। तो 2/12 मतलब ये कितना हो जाएगा, 1.5 लाख का 9% इंटू 2/12, 675 नहीं, ये गलत आ रहा है, 2250। $10,650, इसमें भी सेम आंसर आएगा। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, जो ठीक लगे वो करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ठीक लगे वो कर सकते हो। ये दो मेथड से कर सकते हो। और इसका और एक मेथड है, ये देखो यहाँ पर कर रखा है 2 तरीके से। एक होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड हम थोड़ा सा बता देते हैं, लास्ट यही बताएंगे आज। प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है? प्रोडक्ट मेथड का मतलब है कि जहां पर प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा अमाउंट इनटू टाइम। अब टाइम यहाँ पर मंथ में है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अमाउंट इनटू मंथ, अमाउंट इनटू मंथ, अमाउंट इनटू मंथ, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, जैसे भी करके देख सकते हो। तो प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, पहले प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। प्रोडक्ट निकालने का मतलब अमाउंट इनटू टाइम, जैसे टाइम यहाँ पर मंथ है, तो हम अगर शिल्पा वाला ही देखें तो 1 लाख इंटू 12 हो जाएगा। एक बार म्यूट कर लो ना। 20,000 इंटू 2, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 12 लाख, 1,80,000 और ये हो गया 40,000, ठीक है। अगर हम ये अमाउंट का टोटल कर लेते हैं तो मेरा कितना आएगा, ये हो गया 34, नहीं 12 लाख, 1,80,000 और 40,000, 14,20,000, ठीक है। ये हो जाएगा 12 लाख और एक 13 लाख, 13 लाख और इधर 8, 80 और 40, ये 1,80,000 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो मुझे यही मैथमेटिकली यही फॉलो करना है, लेकिन ऑलरेडी मैंने ये कर रखा है। तो मेरा कॉमन पोर्शन क्या बच रहा है, इंटू 9% इंटू 1/12, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकली देखें कि हम पहले ये कर ले रहे तो बच क्या रहा है, इंटू 9% इंटू 1/12, तो वही करेंगे, ये देखो इंटू 9% इंटू 1/12, कुछ नहीं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का ऐसे कॉमन लेके करते ना तो जो होता वही होता है हम लोग का प्रोडक्ट मेथड। तो ये हो जाने से अंदर क्या बचता, 1 लाख इंटू 12, ठीक है, प्लस 30,000 इंटू 6, ठीक है। ये जो है ये प्रोडक्ट हो जा रहा है, तो ये डॉट डॉट करके ऐसे चल रहा है और ये ऐसे 9% इंटू 1/12। तो फिर आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो पहले आया हुआ है। तो 14,20,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 10,650। सेम वही आंसर आ जाएगा जो कि आना चाहिए, ठीक है, 10,650। तो ये इस मेथड से भी सेम ऐसे ही आंसर आ जाएगा। और अगर संजू का भी प्रोडक्ट मेथड से करना चाहते हो उसमें भी हो जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, 1,60,000 ম্যাম इंटू 1/12 টা কোথা থেকে এলো? এই তো 1/12, 12, 6 আর 2 এগুলো সব যদি গুণ হয়ে যায়, এখান থেকে কমন কি যাবে, 9% আর 1/12। আচ্ছা ম্যাম। এই পুরো সবগুলো যদি যোগ যোগ করেছি না, তাহলে এখান থেকে যদি আমরা কিছু কমনই নিই তাহলে কমন কি আছে, সবগুলোতে 9% আর 1/12, 1/12, 1/12, 12, 6 আর 2টা যদি ওদিকে হ্যাঁ চলে যায় তাহলে 1/12 হলো না। 12/12 মানে আমি তো এটা বলতেই পারি 12 ইন্টু 1/12, 6/12 মানে 6 ইন্টু 1/12। হ্যাঁ ম্যাম। हम्म। अब देखो 1,60,000 प्रोडक्ट मेथड से अगर संजू वाला क्वेश्चन भी हम लोग करना चाहते हैं तो 1,60,000 कितना हो जाएगा, 19,20,000, ठीक है। अब क्या करना है, 19,20,000 पे मुझे 9% इंटू 1/12 करना है, तो सेम आंसर आएगा। इसमें तो कुछ मतलब अलग कैलकुलेशन का कोई यही नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही डेटा है, ठीक है। तो इसमें भी 14,400 आएगा, चाहो तो करके देख लो, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड का मतलब ये होता है, प्रोडक्ट इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अच्छा
इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बाकी कंसेप्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, आज इतना ही करते हैं। ठीक है फिर, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम। बाय।